पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। सुप्रभात। सूरज की पहली किरण और पक्षियों की कलरव ध्वनियों के साथ मैं साइमा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में आयोजित किसान मेले की एक झलक। गेंदे की फसल में समसामयिक प्रबंधन कार्य। बैगन की उन्नतशील प्रजातियां और रोपण तकनीक। प्रिय किसान भाइयों, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक किसान मेले का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश और देश के लाखों किसान उपस्थित हुए और मेले में लगे प्रदर्शन का अवलोकन किया। जो किसान भाई किसी कारणवश इस मेले में उपस्थित नहीं हो सके, उनके लिए प्रस्तुत है मेले की कुछ प्रमुख झलकियां। दिनांक 29 अक्टूबर को इस मेले का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश शासन के कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री राजीव कुमार सिंह द्वारा किया गया। जय हो कृषक छात्र शिक्षक कृषि वैज्ञानिक गण, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। इस मेले के उद्देश्य और अन्य उपलब्धियों पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने बात की विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मुन्ना सिंह से। इस बार मेले का उद्देश्य हम लोगों ने खाद्य सुरक्षा जन जन की रक्षा के नाम से जारी किया है और मेले का मुख्य उद्देश्य था किसानों की कांग्रेस हो, कृषक कांग्रेस जो हम कभी नहीं करते थे। मेले में नई तकनीकी किसानों के लिए खास तौर से इस बार जो आई हैं, छोटे ट्रैक्टर्स लाए हैं लोग और बीच स्टेज के ट्रैक्टर्स हैं, बड़े वाले भी हैं। हमारे पास इस समय गेहूं है, मटर है, जौ है, सरसों है, चना है, मसूर है, इन की विभिन्न प्रजातियों के बीज उपलब्ध हैं। खास तौर से गेहूं में K106 नाम की ऐसी वैरायटी जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है, वो किसानों में बहुत चर्चित है, लगभग पूरा ख़त्म हो गया है। अन्य हमारे पास जो वैरायटीज़ हैं अब हम उनको भी दे रहे हैं। किसान को कृषि और पशुपालन दोनों का बराबर मैं सोचता हूँ साझेदारी किसान की होनी चाहिए। किसान यदि सिर्फ कृषि करता है तो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। वर्तमान समय कृषि और पशुपालन दोनों को साथ लेकर चलने का ही दौर है। इसके द्वारा किसान को रिकरिंग इनकम होती है, खासतौर से पशुपालन से। डेली यदि उसके पास पशु है तो डेली 500 से 1000 रुपया कमा सकता है। कृषि हमारी 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने, 6 महीने में पैसा देती है, सब्जियों वगैरह को छोड़ के। तो इसलिए किसानों को कृषि और पशुपालन पर विशेष ध्यान देने के लिए हम लोगों ने एक योजना अभी चालू की है कि हम हर कृषि विज्ञान क्षेत्र में एक गाय और एक बछड़ा
अपने प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर को देंगे, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को देंगे, वो इस इलाके में गौ संवर्धन हेतु एक प्रगतिशील किसान को देगा, फिर उसके जो बच्चे होंगे वो भी वहीं इलाके में बांटे जाएं, जिससे कृषि और पशुपालन दोनों आगे बढ़े। खास तौर से तरह तरह की जो नई तकनीकी आई हैं, चाहे वो मुर्गी पालन हो, चाहे वो पिगरीज हो और मशरूम हो, यहाँ तक कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि यदि उनके पास छोटा सा एरिया कहीं है तो वो ग्रीन हाउस बना सकते हैं, पूरे साल उसमें सब्जी उगा के अपने को कृषि से जोड़े रह सकते हैं और कृषि का लाभ ले सकते हैं। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल, किसान का विकास देश का विकास। हमें ऐसा लग रहा है कि किसान हमारा अन्नदाता होता है, हम उसे आदर करते हुए उससे निवेदन करेंगे कि वो जो भी तकनीकी हमसे लेना चाहे हम तैयार हैं, वो अपनी हिम्मत को बढ़ाए रखे, हम उसके साथ हैं, हमसे जो भी सहयोग हो सकेगा हम खुले मन से उसको सहयोग करेंगे। किसान भाइयों, इस मेले में कृषक कांग्रेस का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को एक मंच पर ही कुछ तकनीकी जानकारी दी गई। जीरो ट्रिम की संरक्षित जुताई रोटावेटर जीरो ट्रिम द्वारा करके गेहूं की बुआई शून्य जुताई द्वारा की जा सकती है। किसान ग्रीष्मकालीन क्रिया में खेतों में जल धारण, मृदा क्षौरीकरण, उपजाऊ मृदा को हानिकारक कीट रहित बनाए रखने हेतु आवश्यक है, जिससे दौरानी फसलों में उत्पादन बढ़ जाता है। जो गेहूं का उत्पादन है, जो मध्यम प्रजातियों में आपके यहाँ जो है अति विलम्ब बुआई का है, नैना जो है आपके यहाँ की गंगोत्री है, हलना है। इस प्रकार इस मेले का 31 अक्टूबर को सफल समापन हुआ और यह मेला अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल भी रहा। शरद ऋतु आते ही बाजारों में गेंदा, गुलाब, ग्लैडियोलस इत्यादि के सजावटी फूल काफ़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं, जो कि किसान भाइयों को अच्छी आय देते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर जिन किसान भाइयों ने गेंदे की रोपाई विगत माह में की होगी, उनकी फसल इस समय 30 से लेकर के 45 दिनों की अवस्था पर खेतों में खड़ी होगी और इस अवस्था पर फसल को कुछ समसामयिक प्रबंधन कार्यों को करने की नितांत आवश्यकता होती है, जिनमें अगर लापरवाही बरती जाए तो उपज के संस्तुत आंकड़ों तक नहीं पहुंचा जा सकता। अतः किसान भाइयों, 30 से 45 दिन की अवस्था पर गेंदा की फसल में कौन कौन से शस्य प्रबंधन कार्यों को अपनाना है, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार यादव। हमारे ऐसे किसान भाई जो इस समय अपनी गेंदा के फूल की खेती किए हुए हैं और प्रायः जिनकी फसल 1 से 1.5 महीने की हो गई हो, और इस फसल में इस समय हमको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को ये मिल रहा है कि उसमें खरपतवार की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिससे हमारे किसान भाइयों को उससे बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। और हम इस खरपतवार का नियंत्रण करने के लिए समय समय पर हम निकाई करना चाहते हैं। इसमें हम खुरपी विधि से, मैनुअली जिसे हम लोग कहते हैं, हाथ से खुरपी के माध्यम से हम खरपतवार की निकाई करते हैं और साथ साथ हम मिट्टी भी चढ़ा देते हैं, तो जिससे हमारी फसल को जो हमारे अंदर की मिट्टी दबी हुई है उसमें थोड़ा सा एरेशन हो जाता है, जिससे हमारी फसल की पैदावार 20 से 25% ज़्यादा बढ़ जाती है। हम थोड़ा सा एक बात और बीच में कहना चाहेंगे कि जो हमारा इसमें प्रेजेंट वर्तमान समय में माइक्रो न्यूट्रिएंट आ रहा है, अगर हम इसको 3 ml प्रति लीटर की दवा बनाकर घोल बना करके पौधों पर छिड़कते हैं, जिसमें फूलों की संख्या थोड़ा सा इसमें ग्राफ या वृद्धि बढ़ जाती है। सिंचाई, रही बात सिंचाई की, तो देखिए सिंचाई इसके समय और स्थिति के अनुसार हम करते हैं। सर्दियों के मौसम में इस सिंचाई को हम 10-12 दिन के अंतर, ये भी नहीं है कि हम इसे इस अंतराल पे करें। अगर हम देख लेते हैं कि उसमें नमी है तो हम इसकी संख्या 15 दिन के बाद भी कर देते हैं। किसान भाइयों, जहाँ तक ये उर्वरक प्रबंधन की बात है, तो हम सबसे पहले ध्यान देते हैं कि हमारी मिट्टी कैसी है। इसमें हम 300 से लेकर के 400 कुंतल तक गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं और मिट्टी परीक्षण कराने के बाद यदि समान स्थिति में मेरी मिट्टी मिलती है तो उसमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस, 100 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग करते हैं।
लेकिन सबसे खास बात इसमें ध्यान देने की यह है कि रोपाई के समय हम इसमें नाइट्रोजन का प्रयोग करते ही नहीं करते हैं अलग से, सिर्फ हम फास्फोरस और पोटास को ट्रांसप्लांट के समय जिसमें पौधा लगाते हैं उस समय दे देते हैं, और उसके 1 महीने बाद नाइट्रोजन की आधी मात्रा छिड़काव करते हैं। उसके फिर दूसरे महीने बाद हम नाइट्रोजन को जो शेष मात्रा बचे होते हैं उसे छिड़काव के रूप में प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, जहाँ तक ये फसल सुरक्षा की बात है, हम जो है सबसे पहले ये देखते हैं कि उस समय हमारा कौन सा कीट सबसे अधिक नुकसान पहुँचाता है। इसमें हमारा एक कलिका बेधक नामक का कीट होता है, जो कलिका तैयार होती है उसे काट गिरा देता है, या जो फसल जब फ्लावरिंग हो जाती है, पुष्प खिल जाते हैं, तो परिपुष्प में नुकसान पहुंचाता है। इस कीट को रोकने के लिए हम जो है डाइमेथियान की दवा का 2 ml प्रति लीटर के दर से प्रयोग करते हैं, जिस पर हम इसको रोक करके, इस कीट को रोक करके हम अपनी पूरी फसल को सुरक्षित बचा सकते हैं। हमारी बताई हुई इस विधियों से यदि आप इसका प्रबंध करते हैं तो आपका फसल, आपकी पैदावार, आपकी पूरी फ्लावर उपज सबसे हाई पैदा होती है। कार्यक्रम में लेंगे एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक, जल्द लौटेंगे कुछ और जानकारियों के साथ। हम लाएंगे बदलाव। स्वयं एग्रो पेश करते हैं विदेशी तकनीक से बना स्पेशल स्टील टेम्पर ब्लेड, एक्सपोर्ट क्वालिटी हैवी ड्यूटी गियर वर्क्स, भारत का एकमात्र डीजल और समय की बचत करने वाला स्वयं रोटावेटर। जब उम्मीद के आसमान पर मंडराते हैं बादल और खौफनाक हो जाते हैं अंधेरे, जब मुद्दों पर हावी हो जाती है मशीनरी और शोर में खो जाता है हक का सवाल, जब सड़क पर उतरना हो जाए समाज की मजबूरी और जिम्मेदार बना ले जनता से दूरी, तब जरूरी होता है अंधेरे से निपटने का हौसला जगाना, मशीनरी से हक पाने के लिए मशक्कत करना, सत्ता के शीर्ष को आईना दिखाना, उम्मीद को उड़ान देना हमारा मकसद, क्योंकि उम्मीद मतलब ईटीवी न्यूज़। जीवनदायी पोटाश का है वरदान, क्योंकि इससे मिले पोटेशियम पौधों में कीड़े मकोड़े एवं बीमारी के दुष्प्रभाव को कम करता है और साथ ही फसल को ज्यादा पैदावार और अच्छी गुणवत्ता के साथ उपज देता है, यानी लाभ ही लाभ। IPL पोटाश यानी असली पोटाश। इतने मसाइल टैक्सेस हैं जो परेशान करते, चिल्ला रहे, कोई नहीं सुन रहा है। जिस खबर का असर है पूरे राष्ट्र भर में, राष्ट्रीय समाचार। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में अनेक प्रकार की सब्जियों की खेती की जाती है। इसी के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं बैगन की फसल के बारे में। हमारे जिन किसान भाइयों ने समय से इसकी पौध तैयार कर रखी होगी, वह इस समय रोपाई योग्य हो गई होगी, तो वह किसान इस समय बैगन की रोपाई कर सकते हैं। बैगन की रोपाई करते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे भूमि का चयन व तैयारी, खाद एवं उर्वरक प्रबंधन, उन्नत किस्मों का चयन, पौध उपचार, पौध से पौध तथा कतार से कतार की दूरी इत्यादि।
हमारे किसान भाई जानकारी के अभाव में इन कार्यों को सही समय व सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से खेत में कम पौध संख्या, खरपतवारों की अधिकता तथा कीट रोगों का प्रकोप देखने में आता है और फसल कमजोर हो जाने से आगे चलकर कम एवं निम्न गुणवत्ता युक्त बैगन की प्राप्ति होने से किसानों को कम लाभ में ही संतोष करना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, यदि आप भी बैगन की पौध रोपाई करने जा रहे हैं तो कैसे करें इनका प्रबंधन, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बैगन एक अत्यंत महत्वपूर्ण सब्जी है। इसकी खेती देश के कुछ पहाड़ी इलाकों को छोड़कर सभी भागों में पूरे वर्ष खरीफ, रबी व जायद की फसल के रूप में की जाती है। और आइए अब बात करते हैं भूमि के चुनाव एवं तैयारी की। इसकी खेती सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, लेकिन अच्छी उपज के लिए दोमट भूमि जिसमें जीवांश की पर्याप्त मात्रा हो, सिंचाई और जल निकास के उचित साधन हो और भूमि में किसी तरह की कड़ी सतह न हो, सबसे अच्छी समझी जाती है। भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 उत्तम माना जाता है। भूमि की तैयारी के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, बाद में 3 से 4 जुताइयां देशी हल या हैरो से करें। आवश्यकता अनुसार पाटा भी चलाएं। और अब बात करते हैं खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की। बैगन में खाद एवं उर्वरक की मात्रा इसकी किस्म, स्थानीय जलवायु और मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करती है, परंतु अच्छी फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद अंतिम जुताई के समय खेत में मिला दें। इसके अलावा तत्व के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश क्रमशः 125, 50, 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। फास्फोरस तथा पोटाश की पूरी मात्रा एवं नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा रोपाई के पहले मिट्टी में मिला दें। और आइए अब बात करते हैं इसके उन्नतशील किस्मों की। बैगन की किस्मों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: लंबे फल वाली किस्में, गोल फल वाली किस्में। लंबे फल वाली किस्मों के अंतर्गत आता है पूसा पर्पिल लॉन्ग, पूसा पर्पिल क्लस्टर, PH 4, पूसा क्रांति, पंत सम्राट, KT 4, आजाद क्रांति, KS 331। गोल फल वाली किस्मों के अंतर्गत आते हैं पंत ऋतुराज, अर्का नवनीत, H8 रामनगर जाइंट एवं संकर किस्मों के अंतर्गत आते हैं अर्का नवनीत, पूसा हाइब्रिड 6, पूसा हाइब्रिड 9, पूसा हाइब्रिड 5 इत्यादि। रोपाई के दिन पौध उखाड़ने से 2-3 घंटे पहले पौधशाला में हल्की सी सिंचाई कर देनी चाहिए, जिससे पौधे उखाड़ने में आसानी होती है और पौधों की जड़ों को किसी तरह की हानि नहीं होती है। रोपण से पूर्व पौध का उपचार संस्तुत फफूंदनाशक से अवश्य कर लें। और रोपण दूरी 75 से 60 सेंटीमीटर गोल फल वालों के लिए तथा 60 से 45 सेंटीमीटर लंबी फल वालों के लिए है। रोपण जहां तक हो सके शाम के समय करें। यदि आसमान में बादल छाए हो तो रोपण के लिए अच्छा होता है और ऐसे में पौध रोपण दिन में भी कर सकते हैं। रोपण के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सिंचाई की। अच्छी वृद्धि एवं पैदावार के लिए फसल में समय से सिंचाई करना अति आवश्यक है। पौध रोपण के पश्चात हल्की सिंचाई करें ताकि पौधे जमीन में अच्छी तरह पकड़ लें। साधारणतया 7 से 10 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं निराई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण की। पौधों की अच्छी वृद्धि तथा उत्तम गुणवत्ता वाले फल प्राप्त करने के लिए समय पर निराई गुड़ाई करना अति आवश्यक है। रोपण के 40 से 50 दिन तक बैगन की फसल को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए। बैगन का पौधा काफी वृद्धि करता है, अतः फल लगने के पश्चात वह जमीन पर न गिर जाए या टूट न जाए, इसके बचाव के लिए जड़ों के पास खेत की गुड़ाई करके रोपण के 25 से 30 दिनों बाद मिट्टी चढ़ाना अत्यंत आवश्यक होता है। गुड़ाई करते समय यह ध्यान रहे कि पौधों की जड़ों को नुकसान न पहुंचे तथा नाइट्रोजन की शेष मात्रा 3 बार रोपाई के 30, 45 तथा 60 दिनों के बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते समय जमीन में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। किसान भाइयों, इस प्रकार बैगन की खेती करने से आप 1 हेक्टेयर खेत से लगभग 250 से 300 क्विंटल उपज प्राप्त कर सकते हैं। धान की फसल की अगर बात करें तो इस समय खेतों में अंतिम अवस्था पर खड़ी होगी, जिसमें किसान भाइयों की पछेती धान फसल बाली अवस्था लिए खेतों में खड़ी होगी। फलस्वरूप कटाई का कार्य भी कर दिया होगा। अतः दोनों प्रकार की धान की फसल को इस समय विशेष ध्यान देने की जरूरत है। धान की कटाई कर सुरक्षित भंडारण तक पहुंचाना,
क्योंकि इस अवस्था पर किसी प्रकार की लापरवाही या भूल के कारण पूरी फसल अवधि के दौरान की गई मेहनत बेकार हो जाएगी। अतः अब बात आती है कि किस प्रकार से धान की बाली की अवस्था से लेकर कटाई, मड़ाई, भंडारण तक के कार्यों को संपादित करें, जिससे धान की उपज सुरक्षित रह सके। इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे बीच हैं भूमि सुधार निगम रायबरेली के परियोजना अधिकारी डॉक्टर AK तिवारी। किसान भाइयों, निश्चित रूप से आपकी धान की फसल इस समय खेतों में खड़ी होगी। फसल इस समय कटने वाली होगी कुछ किसान भाइयों की, तो देखेंगे कि उसको प्रॉपर सुखा लें और उसमें नमी बहुत ज़्यादा न हो, नहीं तो ऐसी स्थिति में धान की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। उसमें धब्बे पड़ जाएंगे, काले धब्बे पड़ जाएंगे, जिसमें उसे बाज़ार में कम कीमत मिलेगी। और एक चीज़ और भी ध्यान रखें कि जहाँ पर धान निकालने का तरीका है, किसान भाई उस पर जो हमारे लंबे किस्म के धान चावल हैं उस पर ट्रैक्टर से चढ़ा के मड़ाई न करें, नहीं तो जगह जगह ब्रेक कर जाएंगे, तो उसमें भी क्वालिटी पर असर पड़ेगा और धान के चावल जो है रिकवरी कम होगी या टूटे हुए चावल होंगे। इसको भी विशेष रूप से ध्यान में रखने की ज़रूरत है। धान की कटाई हेतु जहां पर श्रमिकों की समस्या है, वहां पर पैडी रीपर यंत्र द्वारा धान की कटाई का कार्य किया जा सकता है। यह यंत्र छोटे किसानों के लिए बेहद लाभकारी है। किसान भाइयों, जहां तक कटाई के उपरांत धान की पिटाई और सफाई की बात है, तो प्रदेश में अधिकांश छोटे किसान लकड़ी के फट्टे पर पीट कर धान को अलग करते हैं, परंतु इस कार्य हेतु सुलभ छोटी मशीन पैडी सेपरेटर द्वारा धान अलग किया जा सकता है, जिसमें धान के टूटने की संभावना कम होती है। इसके उपरांत विनोवर नाम के पंखे द्वारा धान की ओसाई कर दानों को साफ कर लेते हैं। वहीं पर जो बड़े किसान हैं, वे बड़े आकार के खेतों में धान की कटाई हेतु कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कटाई, मड़ाई एवं ओसाई का कार्य एक साथ होता है और आपको साफ सुथरा अनाज प्राप्त होता है। किसान भाइयों को एक विशेष रूप से यह भी ध्यान रखना चाहिए कि चूंकि इस समय नमी बहुत रहती है, तो किसान भाई कभी भी नमी अगर मान लीजिए 15-16% से ज़्यादा अगर नमी है, तो इसको ध्यान में रखें कि बार बार थोड़ा कोशिश करें कि जब सूरज निकल जाए तो इससे थोड़ा उसको अच्छे से सुखाएं। दूसरा एक चीज़ और है, सुखाने के बाद इनको जो है बैग्स में जो जूट के हमारे बोरे आते हैं उसमें भर दें, और भरने के बाद इसमें ये देखें कि दीवार बीच में छल्लियाँ लगा के रखें। तो ये भंडारित करने से पहले आप जो है उस पे पूरे जहाँ पर भंडार गृह है उस पर जो है किसी भी कीटनाशी के द्वारा उसे वो कर लेना चाहिए, स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे वहाँ पर कीड़े वगैरह न रहें। कि अगर बोरे में भर रहे हैं तो दीवार से करीब 1 फीट छोड़ के पहले लकड़ी की पटरे बिछा दें, और न लकड़ी के पटरे हों तो भूसे नीचे बिछा दें, फिर पॉलीथीन उसके ऊपर डाल दें, और फिर जो है एक एक करके बोरे उस पर छल्ली के रूप में लगाएं, जिससे उसमें जगह, एक बोरे से दूसरे बोरे के बीच में जगह न रहे। और उसके बाद उसको पॉलीथीन से पुनः ढकें, और इस तरह से ढकें कि उसमें किसी भी तरह हवा का और नमी का आवागमन न रहे। तो इस तरह से अपने धान की खास तौर से अच्छी आपको लाभ मिले, इसलिए इस तरह से आपको भंडारित करें और धान को जितना जल्दी हो चावल के रूप में बना के उसे मार्केट में बेचें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से चयनित प्रश्न और उनका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है पट्टी प्रतापगढ़ के सुमेरो वर्मा ने। आपने मेथी की बुआई तकनीक पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मेथी की सब्जी के बारे में, इसके महत्व के बारे में आपको जानकारी होगी कि इसको 2 तरह से मसाले के रूप में भी प्रयोग करते हैं और पत्ती के रूप में भी हम सब्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको उगाने के लिए सर्वप्रथम बात करते हैं भूमि एवं उसकी तैयारी की। इसको सामान्य पीएच मान 6 से 7 पीएच वाली भूमि के
लिए प्रमुख रूप से दोमट अथवा हल्की भूमियों का चयन करते हैं। इसके लिए 3-4 जुताई कल्टीवेटर से करने के उपरांत खेत समतल कर लेते हैं। अब बात आती है उन्नतशील प्रजातियों की। तो जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि इसकी बहुत अधिक प्रजातियां प्रचलन में नहीं हैं, फिर भी पूसा अर्ली बंचिंग, पूसा कस्तूरी, प्रभा, CO1, कस्तूरी मेथी का भी विशेष महत्व है। इसको मसाले के रूप में इसकी पत्तियों को सुखा करके हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं बीज दर की। जब भी हम बीज के लिए अगर उत्पादन के लिए मेथी की बुआई करते हैं तो उसके लिए 20 से 25 किलोग्राम की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त होती है। लेकिन अगर हम पत्तियों की दृष्टि से, साग भाजी की दृष्टि से अगर इसका उत्पादन करते हैं तो इसके लिए 30 से 35 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यक होती है। बीज बोने से पहले हमें बीज का शोधन करना आवश्यक होता है। तो इसके लिए 2 ग्राम थीरम अथवा 2 ग्राम बविस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करके बोना चाहिए। शोधित कर लेने के बाद जो बीज जनित बीमारियां हैं उनसे बचत होती है, उनके लगने का संभावना ख़त्म हो जाती है। अब बात आती है उर्वरक प्रबंधन की। तो जैसा कि किसान भाई हमारे जानते हैं कि ये मसाले वाली फसल है। मेथी की खेती के लिए 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी हुई गोबर की खाद खेत की तैयारी के समय में अच्छी प्रकार मिला देना चाहिए। इसके अतिरिक्त अंतिम जुताई के समय 25 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 50 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिला देना चाहिए। प्रत्येक कटाई के बाद 25 किलोग्राम नाइट्रोजन टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालना चाहिए। सितंबर माह के प्रारंभ से ही लेकर के और जनवरी माह तक हम इसकी बुआई करके कई बार में काट करके कटाई करके भी हम पत्तियों को मार्केट में बेचते हैं। तत्पश्चात 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन बना करके इसकी बुआई करते हैं। अगर हमें बीज के लिए मेथी उगाना होता है तो इसके लिए हम 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन बनाते हैं। इस प्रकार से जब भी हम पत्तीदार फसल के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि ये 1 से 1.5 महीने के बाद तैयार हो जाती है, मार्केट में उपलब्ध हो जाती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पूरी अन्नदाता टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।